हैं, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताते हैं चीनी की मसनूई किल्लत पर काबू पाने के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। हुकूमत ने चीनी की हर बोरी पर बार कोड लाजमी करार दे दिया। बार कोड के बगैर बोरी बाहर निकालने वाली मिल को 20 लाख जुर्माना और 2 साल कैद होगी। डीलर या होल सेलर से बगैर बार कोड बोरी रखने वाले को 10 लाख जुर्माना और 1 साल कैद की सजा का सामना करना पड़ेगा। आपको बता रहे हैं चीनी की मसनूई किल्लत पर काबू पाने के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। हुकूमत ने चीनी की हर बोरी पर बार कोड लाजमी करार दे दिया। बार कोड के बगैर बोरी बाहर निकालने वाली मिल को 20 लाख जुर्माना और 2 साल कैद होगी। ताजिर इस हवाले से क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। पहले सब तो मालकान ने सानू ये आर्डर दिता वा कि जो तुहाडे कोल गाड़ी आउंदी आ तो सब तो पहलों बार कोड देखना, अगर तो बार कोड लगा तो उन्होंने उतारना, मतलब उन्होंने कहना कि असीं नहीं उतारना, क्योंकि ये लाजम हो गया मंडी च। FBR ने सानू ये आर्डर देता कि ये जेड़ा वा बड़े शॉपिंग पॉइंट्स पर खरीदारों को पक्की रसीद जारी की जा रही है या नहीं। FBR ने मॉनिटरिंग के लिए DC नजमुल हसन की सरबराही में टीम तश्कील दे दी। मॉनिटरिंग टीम रोजाना की बुनियाद पर स्टोर्स को चेक करेगी। बारकोड वाली रसीद न देने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, बड़े बड़े रिटेल स्टोर, चेन स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बेकरियां और इस टाइप के मुख्तलिफ जो फर्नीचर्स के शोरूम्स हैं वो शहरियों को ख़रीदारी पर पक्की रसीद जारी कर रहे हैं या नहीं, इस बात की मॉनिटरिंग के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से डिप्टी कमिश्नर नजमुल हसन सियाल की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। ये टीम रोज़ाना की बुनियाद पर इस हवाले से मॉनिटरिंग करेगी कि ऐसे वो तमाम स्टोर्स जो कि POS सिस्टम के ज़रिए FBR के मरकज़ी निज़ाम के साथ मुंसलिक है, तो वो तमाम ख़रीदारों को ख़रीदारी पर पक्की रसीद जारी करते हैं या नहीं, या फिर वो सेल्स टैक्स की चोरी कहीं पर तो नहीं हो रही। और उसके साथ साथ ऐसे वो स्टोर्स या शॉप रिटेलर्स जिनको POS सिस्टम के ज़रिए मुंसलिक होना चाहिए या POS में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो क्यों रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। तो इस तमाम अमल की मॉनिटरिंग के लिए DC नजमुल हसन सियाल की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम की गई है, जो कि फैसलाबाद डिवीजन भर में चेकिंग करेगी, मॉनिटरिंग करेगी और इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और उसके साथ साथ हफ्तावार जो है ये कमेटी रिपोर्ट FBR हेडक्वार्टर को जारी करेगी। FBR हुकाम के मुताबिक सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिए और खरीदारों का या शहरियों का जो दिया हुआ खरीदारी पर DC की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। अभी आपको बताते हैं चिन्योट में सिटी 41 की खबर पर DHQ अस्पताल इंतजामिया का इनएक्शन। कैल्शियम और खून की कमी को पूरा करने वाला इंजेक्शन कैल्सिया डी का स्टॉक DHQ अस्पताल पहुंच गया है। मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट जो कि ज़िले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर इंजेक्शन D3 जो है वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब जो है वो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मुतबादिल मेडिसन का जो है वो आगाज़ किया गया है। डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर मुमताज़ अहमद अवान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइए कि D3 इंजेक्शन ख़त्म था, अब जो है वो उसके मुतबादिल कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं और मरीजों को इलाज मुआवजे समेत अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी तो हमारे पास वाफर मिकदार में है, लेकिन इंजेक्शन D3 की डिमांड कुछ ज़्यादा होती है, लोग वैसे भी उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास अब ख़त्म है। लेकिन उसकी बजाय हमारे पास टैबलेट है कैल्सान D के नाम से आ रही हैं, उसका वही फार्मूला है और वही काम करता है जो इंजेक्शन करता है। और मेडिसिन की हमने जितनी भी फराहमी है पूरी रखी है, एमरजेंसी भी, बैकअप भी हमारे पास है और मेडिसिन की किसी फील्ड में कोई कमी नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीज रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में आते हैं जिनको इलाज मुआवजे समेत जो अद्वियात की फराहमी है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में डे केयर सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी गई। डे केयर सेंटर 10 लाख रुपए से तामीर होगा। DHQ अस्पताल में जगह का इंतखाब कर लिया गया। DHQ अस्पताल के स्टाफ की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए डे केयर की मंजूरी दी गई। बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर।
जी बिल्कुल, ज़िला टोबा टेक के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए अच्छी खबर है कि पंजाब हुकूमत ने यहाँ पर डे केयर सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इन खवातीन जो अपने बच्चों को अस्पताल में ला सकेंगी, जिससे बिलाशुबा उनकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी। DHQ अस्पताल टोबा टेक के MS डॉक्टर शबाब आलम से बात करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि डे केयर सेंटर की मंजूरी दे दी गई, बिलाशुबा आपके आने के बाद इस पर खासी एफर्ट्स हुई हैं, इसके बनने से फ़ायदा क्या होगा, कितने का प्रोजेक्ट है ये? जी बिल्कुल, देखिए DHQ हॉस्पिटल टोबा का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पे फीमेल्स हैं जिनके बच्चे भी हैं, वो अपने बच्चों को घर पे जब छोड़ के आती है तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया तो इस डे केयर की अशद ज़रूरत थी। इसकी वजह से मैंने मिनिस्टर साहिबा आशफा रियाज साहिबा से बात की तो उन्होंने कहा जी आप इसको पुट अप करें, मैं इसको प्रायोरिटी बेसिस पे अप्रूव करवाती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है जी, उसकी अप्रूवल हमें मिल गई है और ये 10 लाख का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एक हमने जगह भी एलोकेट कर दी है। इससे ये होगा कि जितने भी ख़वातीन जो अपने छोटे बच्चे जिनको घर छोड़ के आती थी, अब वो बेशक साथ लेकर आएँ। इसके लिए एक आया और एक टीचर का भी जो डेवलपमेंट का पैसा है वो जो पंजाब डे केयर फंड सोसाइटी है वुमेन डेवलपमेंट, वो ही इसको बेयर करेंगे 1 साल के लिए और ये फिर 1 साल का एक्सटेंड होता रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत बड़ी गनीमत है और ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है DHQ टोबा के अस्पताल के लोगों के लिए। मुबशर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। महकमा बिल्डिंग समुद्री में शहर खमोशा की तामीर मुकम्मल न कर सका। मंसूबा ADP स्कीम 2019-20 में शामिल था, जो 3 साल गुजरने के बाद भी अधूरा है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। की किल्लत या तरक्याती कामों में सुस्त रवि का शिकार महकमा बिल्डिंग 3 सालों में समुद्री में शहर खामोशा की तमीर का काम मुकम्मल न कर सका। समुद्री में शहर खामोशा की तमीर के हवाले से होम डिपार्टमेंट की जानब से 7 करोड़ से ज़ायद के फंड से मुख्तस किए गए थे। मनसूबा 2019 और 20 की ADP स्कीम में शामिल था। मनसूबे के तहत 7 करोड़ की लागत से समुद्री में शहर खामोशा तमीर किया जाएगा, लेकिन ताहाल मनसूबा ताखीर का शिकार है और महकमा बिल्डिंग ताहाल 3 साल गुजरने के बावजूद भी समुद्री में शहर खामोशा की तामीर मुकम्मल ना कर सका, जिसकी वजह से ये मनसूबे ताखीर का शिकार हो रहे हैं। गुज़श्ता सालों के मनसूबे भी रवां साल और अगले साल अप्रूव होना बाकी है। और इमरान शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी की UC चेयरमैन हाजी हिदायत अंसारी के डेरे पर आमद, UC चेयरमैन इकरार अंसारी और अब्दुल सत्तार अंसारी की शिरकत। इसी पर बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, जब बात की जाए डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी अभी UC चेयरमैन हाजी हिदायत अंसारी के डेरे पर आए हैं। बल्दियाती नुमाइंदगान भी यहाँ पर मौजूद है। UC चेयरमैन अब्दुल सत्तार अंसारी, UC चेयरमैन इकरार अंसारी भी मौजूद है। बल्दियात के हवाले से भी बातचीत की गई। मजीद जानते हैं अच्छा अब क्या कहेंगे बल्दियात के हवाले से, क्या उम्मीदें हैं, यहाँ पर टाइम मिल जाएगा या अभी जो नया बल्दियात अगर चाहता है तो PMLN जीतने की पोजीशन में होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आपका सवाल है, मैं समझता हूँ कि जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं ये बुनियादी जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, ये उनकी एक टीम होती है। और बल्दियाती इलेक्शन हुआ है, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने आके उनको सस्पेंड किया हुआ था और उसके बाद ये अदालतों में गए। अदालतों ने अल्लाह के फजल करम से इनको रिलीफ दिया, लेकिन वो रिलीफ भी एक 1.5-2 महीने का रिलीफ कोई रिलीफ नहीं होता। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जितनी मुद्दत इनको सस्पेंड रखा गया है वो उतनी जो मुद्दत है इनको मिलनी चाहिए। अगर ये मिलेंगी तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े नामवर लोग भी हैं, काम करने वाले लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, तो इनको अगर पूरी टाइम की एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। अगर मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे पंजाब के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे। और अभी मैं कबल इस वक्त बात है क्योंकि कल और परसों 2 दिन 14 और 15 तारीख जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तारीख लगी हुई है। हमें उम्मीद वासक है कि अदालत जो है वो इनको रिलीफ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर देगी। अगर इनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि यही जो लोग हैं ये काम भी करेंगे और दूसरा इलेक्शन भी दूसरा नहीं होगा। और मुझे तो लगता है कि वो हुकूमत जो है वो इलेक्शन वैसे ही नहीं कराएगी, क्योंकि जो हालात मुल्क के इस वक्त बने हुए हैं तो उनका इलेक्शन लड़ना मैं समझता हूँ कोई सियासी काम मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि उनके जो MP MNA हमें मिलते हैं कभी कभार किसी न किसी जगह पे, वो कहते हैं जी बस हमारा तो काम ख़त्म ही है, सारा कुछ नहीं है मामलात। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने 3 सालों में 3.5 सालों में कुछ नहीं किया।
अगर वो कुछ करते तो उनके एमपी एमएनए भी उनसे नाराज़ हैं, उनके बाकी लोग भी उनसे नाराज़ हैं, बल्कि बड़े बड़े उनसे नाराज़ हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बुनियादी जगह है इनके लिए कि जो बल्दियाती हमारा सिस्टम है इसको एज चलना चाहिए। नए सिस्टम के ये तजर्बागाह जो हम पाकिस्तान को बनाया हुआ है, कभी कोई तजर्बा बना कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बल्दियाती इलेक्शन सियासी शख्सियात की जानिब से जंग अलायंस ग्रुप सामने आ गया। जंग अलायंस ग्रुप का तहसील अहमदपुर सियाल में पहला इजलास हुआ, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। की तरफ से मौलाना आसिफ मुआविया साहब, जनाब अमीर अब्बास साहब, जनाब मियां मातुलाल साहब, सहमा अख्तर परवाना साहबा, मियां कमर अयाद काठिया साहब, इफ्तिखार खान बलोच साहब, नुमाइंदा नवाब ओन अब्बास साहब, जनाब सैयद अली अकबर साहब, नवाज खान साहब बरमाना, नवाब खुरम खान सयाल साहब और मैं मोहम्मद यकूब शेख, नवाब सरफराज साहब और दीगर हमारे यहाँ आए हुए तमाम, नवाब खिजर खान साहब, नवाब अपना नासिर खान साहब, और इस तरह ये जंग अलायंस ग्रुप तरतीब दिया गया है, जिसका मकसद जंग की तरक्की और खुशहाली के लिए आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में मिलकर इंशाअल्लाह ताला ज़िले का इलेक्शन लड़ेंगे और मुतफ़िका कैंडिडेट ज़िले का भी लेके आएंगे और उसके अलावा जितने भी उम्मीदवार हैं इंशाअल्लाह मुतफ़िका तौर पर लेकर आएंगे। डिप्टी मेयर हो गया है मुतफ़िका, और जिसका भी ग्रुप मिलकर फैसला करेगा इंशाअल्लाह ताला सब मिलकर उसका साथ देंगे। जो मेरे पास अवामी ताकत की तादाद मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारा उम्मीदवार हुआ वो इलेक्शन नहीं रेफरेंडम होगा और इंशाअल्लाह ताला ये 8। आपको बताते हैं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो गैस से चलने वाली अशिया भी महंगी हो गई। गैस चूल्हे मजीद महंगे होने पर ताजिर बरादरी और शहरी परेशान हैं। चूल्हा, हीटर, गीजर में 1500 से 2000 तक कीमतों में इजाफा हुआ है। दुकानदार कहते हैं कि कम कीमत में फरोख्त करते थे तो मुनाफा ज्यादा होता था, रेट ज्यादा होने पर ग्राहक के साथ झगड़ा होता है। मजीद जानते हैं अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहां ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो है वो महंगी हुई, इसके साथ साथ घर में इस्तेमाल होने वाली जो चूल्हा, हीटर और इसके साथ साथ गीज़र जैसी जो गैस से चलने वाली वो तमाम चीज़ें जो है वो भी महंगी हो चुकी हैं। एक साल में 1500 से 2000 से ज़ायद जो है वो इनकी कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है, जिससे शहरी और ताजिर बरादरी परेशान। उनका ये कहना है कि ग्राहक को जो है वो जब थोड़ी सी महंगी चीज़ देते हैं तो ग्राहक हमसे झगड़ा करता है। ताजिर बरादरी में उनसे बात, सर बताइएगा कितना इजाफा हो चुका है इन चीज़ों में और कितनी मुश्किलात होती है जब ग्राहक आपसे इस चीज़ से झगड़ा? ये गीज़र है ना, गीज़र पहले हमें पिछले साल 8500 का जो आता था ना, अब ये 10,000 का आता है। ठीक है, जब हम ग्राहक से 10,500 भी इसकी कीमत मांगते हैं ना, वो कहता है यार मैं पिछले साल तो 8500 का लेके गया था, अभी भी हमें उसी रेट पे दो। अभी दोपहर को मेरे साथ ग्राहक एक झगड़ा करके गया कि 18 में मैं ये 1650 का चूल्हा लेके गया था, अब उसकी कीमत जो 2600 रुपया हो गई है। ठीक है, वो कहता नहीं मैंने 1850 में लेना है। तो ये बात है कि ये इतनी कीमतें बढ़ गई हैं कि जो समझ में बाहर है। बाहर मेरे साथ मौजूद है, कितनी मुश्किल होती है जब महंगाई होती है। ये चूल्हा कहते हैं चूल्हा जो है वो घर का चलना चाहिए, अगर चूल्हा ही महंगा मिलेगा तो कैसे चलेगा? बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है। चूल्हा ही महंगा हो गया तो मतलब क्या इस्तेमाल करेंगे लोग? कस्टमर यानी कि पहले वाले माइंड से ही आता है, वो अपनी जेब में पहले वाले पैसे लेकर आता है। फिर वो अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर कहता है कि मैं तो पिछले हिसाब से पैसे लेकर आया हूँ, मतलब फिर वो वापस चला जाता है। जो पिछले साल रेट थे उनका अब डिफरेंस इतना है कि हर चीज़ में तकरीबन जो चूल्हा है उसमें 1000 रुपया तकरीबन ऐड हो चुका है, जो गीज़र था उसमें 2000 रुपया तकरीबन ऐड हो चुका है। जो जितनी भी मसनूआत है वो कस्टमर की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, दुकानदार का भी इससे मार्जिन कम होता जा रहा है।
प्रॉफिट में फ़र्क आ गया है। जब पहले ये सस्ते थे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा था, अब महंगे भी हैं तो प्रॉफिट उससे भी कम है। शुक्रिया जो तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब मोबाइल एजुकेशन यूनिट पेट्रोलिंग पुलिस को हाईवेज पर फोग आगाही कैंप लगाने की हिदायत। ऑन रोड फोग आगाही मुहिम की सरबराही एजुकेशन यूनिट इंचार्ज रिजवान भट्टी करेंगे। इसी बारे में मजीद बात करते हैं वकास बेग से। जी वकास। आज बिल्कुल फैसलाबाद शहर में फोग की सूरत हाल को देखते हुए एसएसपी पेट्रोलिंग रीजन फैसलाबाद की जानिब से बाकायदा अहकाम जारी किए गए हैं कि मोबाइल एजुकेशन यूनिट जो है वो अब 18 घंटे ड्यूटी करेगा और 18 घंटे ड्यूटी के दौरान मुख्तलिफ हाईवेज पर आने वाले शहरियों को जो है वो 1 बाई 1 जो है इस चीज़ के हवाले से आगाह किया जाएगा कि आने वाले दिनों में हादसा से बचने के लिए और स्मोक के सीज़न में खासकर स्मोक हो या फोग हो, इस सीज़न में हादसा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो लाजमी करें। मोबाइल एजुकेशन यूनिट हमारे साथ मौजूद है रिजवान भट्टी साहब। रिजवान साहब ये बताइएगा कि हर बार कंपेन चलाई जाती है, इस बार ये कंपेन एक नए तरीके से लॉन्च की गई है कि मुख्तलिफ शहरात पे भी जो है वो मोबाइल एजुकेशन यूनिट जो है शहरियों को गाइड करेगा, तो क्या समझते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और किस तरह से हादसा से शहरी जो है वो बचे रह सकते हैं? जी बिल्कुल, एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्ज़ा अंजम की हिदायत पर मोबाइल एजुकेशन यूनिट ने शहरियों और रोड यूज़र को सेंसिटाइज़ करने के लिए फॉग और स्मोक के हवाले से अपनी अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दी है, जिसमें हम रोड्स पर जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं उन पे रिफ्लेक्टर्स जस्मा कर रहे हैं, उसके अलावा पम्फलेट्स दे रहे हैं और इसके अलावा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एसएसपी पेट्रोलिंग खुद जाकर स्टूडेंट्स को और शहरियों को सेंसिटाइज़ कर रहे हैं कि फॉग के सीज़न में किस तरह उनको ड्राइव करना चाहिए। इसमें यह है कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और जो है जब आप ड्राइविंग करें तो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और इसके अलावा म्यूजिक से मुतालिक हिदायत जारी की गई हैं। शुक्रिया वकास, अपडेट कर रहे थे। दीवान ऑफ जूनागढ़ साहिबजादा सुल्तान अहमद अली का यूनिवर्सिटी ऑफ जंग का दौरा, इस मौके पर तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तारीख से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ओवैस खान से। जी ओवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में रियासत जूनागढ़ के मसाइल को उजागर करने के लिए खुसूसी तौर पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें दीवान ऑफ जूनागढ़ साहब सुल्तान अहमद अली की जानिब से शिरकत की गई है। इस टाइम से दीवान में साथ मौजूद भी उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, एज ए दीवान और खुसूसी तौर पर वजारत उज़्मा की जो जिम्मेदारी आपके पास है, क्या कहेंगे रियासत जूनागढ़ के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? और इस हवाले से जो है गुज़श्ता दिनों नवाब ऑफ जूनागढ़ की जानिब से सेक्रेटरीट की में मांग की गई थी, उस हवाले से बताइएगा कितनी अहमियत हासिल है और इस हवाले से हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? थैंक यू वेरी मच जी। मैं वेरी ब्रीफली जूनागढ़ पे जो नक्शा रिवाइव किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इसकी वजह से इस इशू को एक नई ताकत मिली और लोगों को इससे बड़ी अवेयरनेस मिली कि जूनागढ़ भी पाकिस्तान का कानूनी हिस्सा है। और आज यहाँ जंग यूनिवर्सिटी में बहुत ज़बरदस्त सेमिनार हुआ जिसमें लोगों ने इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया कि जो पाकिस्तान के क्लेम्स हैं, जैसे सर क्रीक है, जैसे मनावदर है, इन चीज़ों के बारे में लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे हमारी जो अगली जनरेशन है उसको। और नवाब साहब की जहाँ तक बात है, नवाब साहब ने ये डिमांड की थी कि जी जिस तरीके से फेडरेशन ने कश्मीर को, सिंध को, बलूचिस्तान को, गिलगित को, फ्रंटियर KPK को, इन सब को उन्होंने विफाक में जगह दी है, उनके सेक्रेटेरिएट हैं, उनके हाउस एग्जिस्ट करते हैं। तो जूनागढ़ भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान के साथ शामिल एक रियासत है, उसका पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए जहाँ से ये मूवमेंट पूरी दुनिया के अंदर चले। आखिरी मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त मैं पाकिस्तान की यूथ को स्पेशली ये कहूँगा कि उन्हें अपने क्लेम्स को, अपनी हिस्ट्री को, इन चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा डिसइन्फ्लुएब वगैरह इस तरह के स्कैंडल्स आप देखते हैं, वो पाकिस्तान को बड़ा इन्फ्लुएंस करने की और ख़ास तौर पे हमारी यूथ को इन्फ्लुएंस करने के सोशल मीडिया पे बहुत प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। तो अगर हम अपने ओरिजिन्स को नहीं जानते, अपनी हिस्ट्री को नहीं जानते, तो हम उनके किसी ट्रैप के अंदर आ सकते हैं। तो हिंदुस्तान के किसी ऐसी डिसइन्फॉर्मेशन या उनके किसी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने की बजाय हमें चाहिए कि हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ें और जो हमारे अपने लोग हैं हमें अपने बारे में, कायद आज़म के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, सर सैयद के बारे में, इनके बारे में बताते हैं, वो हमें सीखना और समझना चाहिए। शायद मुनीर मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा। शुक्रिया वैस, तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला मलिक उमर फारूक का GC यूनिवर्सिटी शोबा अब्लागियात का दौरा, MBA शकील शाहिद और मियाँ वारिस अजीज भी हमरा थे। इसी बारे में बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर।
جی، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ملک عمر فاروق اور ان کے ہمراہ ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا شعبہ ابلاغیات کا، اور بالخصوص یہاں پر جو اسٹوڈیو بنایا گیا ہے اس کا وزٹ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہمیشہ پازیٹیوٹی جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ سافٹ امیج کریٹ ہو۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ملک عمر فاروق، اس سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کہ آج یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بچوں کے لیے ان کی ٹریننگ کے حوالے سے اسٹوڈیو بھی بنایا گیا ہے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جی سی یونیورسٹی میں، کیا کہتے ہیں میڈیا کے کردار کے حوالے سے؟ ابھی آپ بات کر رہے تھے اور بچوں کو میسج بھی دے رہے تھے کہ یقینی طور پر یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کل کو میڈیا میں جا کے فیس بننا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب سے پہلے میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں ماشاءاللہ، اور جس طریقے سے یہ پورا ایک میس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ اور جس طریقے سے یہ ایک آج ایونٹ کے حوالے سے اور ایک میں سمجھتا ہوں ایک آگاہی دینا شہداء کے حوالے سے اور قائد کی ایک افکار کے حوالے سے، تو میں سب سے پہلے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو ایونٹ کے آرگنائزر تھے۔ اور دوسرا میں نے جو بات کی ہے وہ ایک یہی بات کی ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کریٹ کریں، پازیٹیوٹی کو لوگوں کو دکھائیں، اور جو پاکستان کا سافٹ امیج ہے تبھی آئے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وہ نیگیٹو چیز موسٹلی میں دیکھتا ہوں کہ ہر وہ بہت سے ہم اچھے کام بھی ہماری حکومت کا اگر میں لوں بہت سے ہمارے اچھے اقدامات ہیں، کسانوں کے حوالے سے، احساس پروگرام کے حوالے سے، ابھی راشن کارڈ کا آیا، بہت سے ایسے پازیٹیو کام بھی ہیں لیکن وہ میڈیا نہیں دکھا رہا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ہر وہ نیگیٹو چیز دکھاتا ہے۔ ہر حکومت کے اندر میں سمجھتا ہوں کمزور پہلو بھی ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے جن حالات کے جو سرکمسٹانس